हेलो बच्चों, मैं पवन सर आज आप लोगों को जैवप्रक्रम का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग अमाशय तक के अमाशय में भोजन का पाचन पढ़ चुके थे। हम बताए थे उसके बाद भोजन अधपचा हो जाता है और अधपचे भोजन को कायम कहते हैं। अब कायम ग्रहणी में जाता है, कहा जाता है ग्रहणी में। अतः हम लोग पढ़ेंगे ग्रहणी में पाचन। तो ग्रहणी में पाचन देख कैसे होता है। तो भोजन या हम चित्र बनाए हुए हैं, लाइव क्लास में से नहीं बनाए, समय बचाने की वजह से हम पहले ही बनाए हैं। तो देखिए ध्यान से, जब भोजन या अमाशय है हमारा, और अमाशय से भोजन जब कायम के रूप में बदल जाता है, तो कायम के रूप में बदलने के लिए यह भोजन हम कर सकते हैं। अब कहाँ पहुंच रहा है? ग्रहणी में। ये हमारा ग्रहणी है, ये हमारा क्या है? ग्रहणी है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भोजन अब कहाँ आता है? ग्रहणी में। तो जब भोजन ग्रहणी में जाता है, तो ग्रहणी में जैसे ही भोजन जाता है, उस भोजन से यह लीवर जो है हमारा, इस लीवर के ऊपर एक पित्ताशय होता है। पित्ताशय का काम है, लीवर पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर क्या है? पित्त रस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और इस नली द्वारा, पित्ताशय के पित्त नलिका द्वारा वह कहाँ पहुंचता है? पित्त रस ग्रहणी में। अर्थात जो लीवर पित्त रस बनाया है वो पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, और जो भोजन अमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है, तो उसी समय पित्ताशय से पित्त रस आकर भोजन से मिल जाता है। अर्थात पित्त रस का निर्माण लीवर ने किया, पित्ताशय में इकट्ठा रहा, और भोजन से वो कहाँ मिलेगा? ग्रहणी में मिलेगा। और उसी समय ये हमारा अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। और अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, और ये भी एंजाइम का स्राव करता है, अग्नाशय रस का स्राव करता है। तो पित्त रस मिलने के बाद अग्नाशय रस भी इसी में ग्रहणी में ही भोजन से मिलता है। तो हमने देखा, फिर से समझ लीजिए कि भोजन जब कायम के रूप में बदल जाता है तो वह ग्रहणी में पहुंचता है। तो भोजन जैसे ही ग्रहणी में जाता है, लीवर से प्राप्त बना हुआ पित्त रस ग्रहणी में भोजन से मिलता है, और साथ ही अग्नाशय से मिला अग्नाशयी रस, वो भी ग्रहणी में भोजन से मिलता है। यह दोनों रस भोजन से ग्रहणी में मिलते हैं और भोजन के ऊपर, बचे भोजन के ऊपर अपना क्रिया करते हैं। आइए हम इस क्रिया के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले भोजन से मिलेगा पित्त रस। तो पित्त रस का काम क्या है? तो देखिए, पित्त रस क्षारी है। क्या है? यह एक प्रकार का क्षार है जो हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। तो पित्त रस क्षार है। तो अब ध्यान दीजिए, क्षारी है। तो जो भोजन ऊपर अमाशय में स्थिर अम्ल से मिलकर अम्लीय माध्यम में हो गया है, अब वह भोजन की अम्लता को दूर करेगा। कौन? पित्त रस। यानी पित्त रस भोजन की अम्लता को दूर करेगा। पहला काम क्या है पित्त रस का? भोजन को अम्लता से दूर करना। दूसरा, भोजन की अम्लता को दूर करना। दूसरा काम है पित्त रस का, भोजन के क्षारी अम्लीय माध्यम को उदासीनीकरण करना, क्षारी माध्यम में लाना। और दूसरा काम क्या है कि अग्नाशय रस जितने भी हैं, इन अग्नाशय रस में एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज को हम स्टीएप्सिन भी कहते हैं। यानी तो इन एंजाइमों को सक्रिय करना, अग्नाशयी एंजाइमों को क्या करना? सक्रिय करना। क्या करना? सक्रिय करना। तो हमने देखा पित्त रस के दो काम है, पहला भोजन की अम्लता को दूर करना, और दूसरा एंजाइम क्या करना? एंजाइम को क्या करना? सक्रिय करना। एंजाइम को सक्रिय करना। तो देखिए ध्यान से, एंजाइम को सक्रिय करता है तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और स्टेप्सिन, लाइपेज, इन तीनों एंजाइमों को सक्रिय करेगा। उसके बाद यह एंजाइम अपना ग्रहणी में भोजन को पचाएंगे। तो देखिए ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो ट्रिप्सिन अब इसके ऊपर जब अमाशय में और लार में जो हमारे प्रोटीन बचे हैं, और उन प्रोटीनों को, उस प्रोटीन यानी अधपचे प्रोटीन, क्या कहेंगे? अधपचे प्रोटीन को पचाकर, क्या कहेंगे? पचाकर एमिनो अम्ल में बदलना। किसमें बदलना? एमिनो अम्ल में बदलना। अर्थात सिंपल भाषा में कह दो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना किसका काम होता है? ट्रिप्सिन का। किसका काम होता है? ट्रिप्सिन का। दूसरा, ट्रिप्सिन के बारे में समझिए। ट्रिप्सिन का काम क्या है? इधर साइड में देता हूँ, आपको समझ में आएगा, नीचे से चलेगा।
तो इसमें हम क्या है, प्रोटीन को, शेष अधपचय प्रोटीन को, चाहे प्रोटीन को एमिनो, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। एमिनो अम्ल क्या है? तो प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर ही बना होता है। तो उसका प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना, प्रोटीन एमिनो अम्ल से ही बना होता है। तो हमने क्या कहा कि पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। तो प्रोटीन का सरल अणु क्या है? एमिनो अम्ल है। अब एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज, देखिए एमाइलेज का काम क्या होता है? तो एमाइलेज जो है वह शेष अधपचय मंड और शर्कराओं को, लिखेंगे मंड और शर्कराओं को, मंड और शर्कराओं को, मंड और शर्कराओं को किसमें बदलना? तो हम कहेंगे एमाइलेज काम है मंड और शर्कराओं को ग्लूकोज में, किसमें बदल देना? ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। तो हमने देखा कि एमाइलेज का जो काम है मंड और शर्करा को किसमें बदल देना? ग्लूकोज में बदल देना। तो मंड और शर्करा ग्लूकोज में बदल गया। और साथ ही लाइपेज का काम क्या है? वसा को वसीय अम्ल, व ग्लिसराल में बदलना। तो हमने देखा कि ग्रहणी में जो हमारा पाचन है वह प्रोटीन को अमीनो में बदलना, एमाइलेज का जो काम है मंड और शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलना, और लाइपेज का काम क्या है? वसा और वसी अम्ल, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। तो हमने देखा कि पित्त ग्रहणी में भी हमारे भोजन का पाचन होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, ग्रहणी में एक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाल्व, जिसे हम पायरुविक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुविक वाल्व बोलते हैं। और इस वाल्व का काम क्या होता है? भोजन को केवल एक ही माध्यम में, अर्थात ऊपर से, यानी आमाशय से ग्रहणी में धोकर छोटी आंत में जाने का ही रास्ता मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन आमाशय से केवल ग्रहणी में जाएगा, केवल छोटी आंत में जाएगा, न कि छोटी आंत से भोजन आमाशय में आएगा। क्योंकि इस वाल्व का काम क्या है? इस वाल्व का काम क्या है? भोजन को केवल एक दिशा में ले जाना। कोई भी वाल्व हो, आप लोग घर में नल में देखे होंगे, नल में भी वाल्व होता है। नल के नीचे जो वाल्व होता है वो क्या करता है? वो पानी को केवल ऊपर आने देता है, नीचे नहीं। जब वही वाल्व खराब होता है तो मेरे नल का पानी भाग जाता है, भगता है ना आप लोगों के नल का, तो वाल्व खराब है। तो इस वाल्व का काम क्या है? भोजन को केवल एक दिशा में ले जाना। तो आप लोग समझ सकते हैं इस वाल्व का कितना महत्वपूर्ण काम है। अगर वही महत्वपूर्ण काम होता, हो सकता है कि नीचे के, अगर इसके नीचे गैस बनता तो इसकी गैस ऊपर आ सकती है, या पेट में दिक्कत हो सकता है। तो इस वाल्व का महत्वपूर्ण काम है ऊपर के भोजन को ऊपर रखना, नीचे भोजन को नीचे रखना। अगर हमें उल्टी वोमिटिंग भी होती है तो केवल आमाशय तक का ही भोजन हमें उल्टी होती है, न कि उसके नीचे का। तो वाल्व कितना महत्वपूर्ण काम है आप लोग समझ सकते हैं। उल्टी कब होती है? उल्टी जब विपरीत क्रमाकुंचन गति होती है तो हमें उल्टी होती है। तो हमने देखा कि आप लोग ग्रहणी में पाचन आसानी से पढ़ लिए। आप लोगों को जिस भी चीज़ में दिक्कत होगी आप हमारे नीचे इंस्टाग्राम आईडी पे भी भेज सकते हैं, या फिर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फिर दोबारा समझा सकें, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ बच्चों को पढ़ने में अच्छा लग रहेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं आप लोगों की और मेहनत करूँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोग इसे अच्छे से क्लास 10th में साइंस में आप लोगों को मैं 90% से ऊपर ला कर दिखाऊँगा। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। चल रहा है तो हम लोग ग्रहणी में पाचन तो पढ़ लिए। अब ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन, ग्रहणी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ग्रहणी था, ग्रहणी से भोजन पचने के बाद, ग्रहणी से भोजन पचने के बाद अब भोजन जाता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। अब फिर पूरा छोटी आंत से ये कहाँ आता है? बड़ी आंत में। किसमें आता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से कहा जाता है गुदा द्वार में। तो सबसे पहले हम देखें
कि अब भोजन हमारा ग्रहण सूत्र कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में। तो जैसे भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत की दीवारें भी आंत ग्रंथियों से बनी होती है, जो आंत रस का स्राव करती है। हमने कहा हमने छोटी आंत की जो दीवारें हैं वो भी आंत ग्रंथियों से बनी है, और उनका भी काम क्या है, आंत रस का स्राव करना। किस रस का स्राव करना, तो जैसे भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में आंत रस का स्राव होता है। किस तरह होता है, आंत रस का स्राव होता है, और उस रस में एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो देखिए इन एंजाइमों का काम क्या होता है, ऊपर जितने भी भोज्य पदार्थ पच गए हैं और अब उनका जो शेष अवयव बचा है उसे कौन पचाएगा, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, अर्थात सीधे कहें तो छोटी आंत। यानी ऊपर जितना भी भोजन बचा है अब उस सारे भोजन को कौन बचाएगा, छोटी आंत। तो देखते हैं इरेप्सिन का काम क्या है। तो इरेप्सिन शेष बचे प्रोटीन अर्थात ग्रहणी में पाचन और आमाशय में पाचन होने के बाद जो शेष भोजन बचा है, शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। किसे बदलना, अमीनो अम्ल में बदलना। अर्थात इरेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, जितना भी प्रोटीन बचा है अब उसको अमीनो अम्ल में बदलना। दूसरा दिया हमारा माल्टेज। माल्टेज का काम क्या है, तो माल्टेज जो है, देखिए माल्टेज हो चाहे सुक्रेज हो चाहे लैक्टेज हो, ये तीनों का काम होता है शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलना। इन तीनों काम है शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलना। लेकिन अगर मंड से प्राप्त शर्करा है अर्थात माल्टोज शर्करा है, कौन शर्करा है, माल्टोज शर्करा है, तो उस शर्करा को ग्लूकोज में किस बदलना, ग्लूकोज में बदलना। तो माल्टेज एंजाइम का काम क्या है, तो माल्टेज एंजाइम का काम है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। माल्टेज का काम क्या है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। सुक्रोज का काम क्या है, सुक्रोज का काम क्या है, तो हम कह सकते हैं सुक्रोज का काम क्या है, तो हम बोल देंगे सुक्रेज एंजाइम का काम है सुक्रोज शर्करा को किस बदलना, ग्लूकोज में। तो याद रखिए चाहे वो माल्टेज हो, मंड में प्राप्त शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज जैसे चीनी गन्ने में प्राप्त सुक्रोज किस बदलता है, ग्लूकोज बदलता है, और तीसरा लैक्टोज है। तो लैक्टेज जो है यह लैक्टोज शर्करा को किसको, लैक्टोज शर्करा को किस बदलता है, जो हमारा लैक्टेज है यह लैक्टोज शर्करा को किस बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। अर्थात ये हमारा देख रहा है कि ये भी ग्लूकोज में बदल गया, ये भी ग्लूकोज में बदल गया, ये भी ग्लूकोज में बदल गया, और ये एमिनो अम्ल में बदल गया। यानी एमिनो अम्ल, ग्लूकोज यह वह भोजन की अवयव है जिनका जो जल में घुलनशील और कोशिका में विलीन हो सकते हैं। अब जान लीजिए, यानी कह सकते हैं कि हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो गया। अब लाइपेज का क्या होता है, शेष बचे वसा फैट का पाचन। शेष बचे वसा को किसमें बदलना, वसी अम्ल वसा का वह अणु है, वह छोटा अवयव है जो कोशिकाओं में विलीन हो सकता है, वसी अम्ल, या फिर किसमें, ग्लिसरॉल। किसमें, ग्लिसरॉल में क्या होना, बदलना, ग्लिसरॉल में बदलना। तो हमने देख लिया कि छोटी आंत में भोजन का पाचन क्या क्या होता है। छोटी आंत में भोजन जाते ही आंत रस से मिल जाता है, आंत रस में प्राप्त एंजाइम इरेप्सिन का काम होता है शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। माल्टेज काम होता है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। सुक्रेज काम होता है सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। और लैक्टेज काम होता है लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। और लाइपेज, जहाँ लाइपेज जाएगा वसा को ही बदलना। तो आप लोगों ने छोटी आंत में भी भोजन का पाचन पढ़ चुके हैं। छोटी आंत के बाद हम देखिए, छोटी आंत में भी कई क्रिया होती हैं, जैसे अवशोषण। क्या होती है, अवशोषण। और अवशोषण के बाद
स्वांगीकरण। तो साथ ही हम उसको भी पढ़ लेते हैं, जिसका काम छोटी आंत में ही होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। छोटी आंत में ही, छोटी आंत में, जैसे ये छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत की दीवारों पे ऐसे ऐसे रसांकुर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे रसांकुर, चारों तरफ से बलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं। इन रसांकुरों का काम होता है, जो आप लोग गूगल से फोटो देख सकते हैं, जैसे उंगली, जैसे ये उंगली है ना, तो उसके अंदर उंगली जैसे अंदर निकले होते हैं, ये रसांकुर, इसे वलाई बोलते हैं। इस वलाई का काम होता है भोजन का अवशोषण करना। इस वलाई का काम होता है भोजन का अवशोषण करना। यह वलाई भोजन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात जितना ये भोजन पच चुका है, से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जो अच्छे, जो अब हमारे रक्त में घुलने के लायक है, उन सभी भोजन को यह छोटी आंत में से वलाई क्या करेगा, चूस लेगा, अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके उसको रक्त में मिला देगा। अर्थात छोटी आंत में एक और काम होता है जिसे बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। तो अवशोषण की परिभाषा पीडीएफ पे आप लोगों को मिल जाएगी, हम यहाँ बोल दे रहे हैं, मेरे साथ आप लोग बोल लीजिएगा, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा कि बोलेंगे छोटी आंत में, छोटी आंत में पचे भोज्य पदार्थ, घुलनशील भोज्य पदार्थ को रसांकुरों द्वारा, वलाई द्वारा अवशोषण करने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं, या फिर सोखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि छोटी आंत में पचे भोज्य पदार्थ, घुलित भोज्य पदार्थ को रसांकुरों द्वारा, किसके द्वारा, रसांकुरों द्वारा अवशोषित करके रक्त में मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। अवशोषण क्रिया हो गई। अवशोषण क्रिया होने के बाद अर्थात यह जो हमारी वलाई है, इन कोशिकाओं में क्या है, वलाई है, यह वलाई इस अच्छे भोज्य पदार्थों को जो पच गए हैं उन्हें अवशोषित कर लेगी और अवशोषित करके भेज देगी लीवर के पास। अब लीवर उस अवशोषित भोज्य पदार्थों को आवश्यकता अनुसार पूरे कोशिकाओं में भेज देगी। इसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से, अर्थात जो भी भोजन हम लोग अवशोषित किए हैं वह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि कभी चोट लग गया हाथ में या पैर में, दवा खाते हैं तो कैसे वो दर्द ठीक हो जाता है, तो कैसे वो अंग ठीक होता है। तो देखिए ध्यान से, हमने खाया दवा, लेकिन जब दवा खाया तो दवा छोटी आंत में जाकर पचा होगा, पचने के बाद शाम को अवशोषित किया होगा और लीवर के पास गया होगा। तो लीवर कहाँ भेजता है उसे, वो जानता है कि जिन कोशिकाओं को इसकी आवश्यकता है उन कोशिकाओं के पास रक्त के माध्यम से उस दवा को पहुंचवा देता है, और जहां हमें पेन चाहे कटा है चाहे जो भी हुआ है उस जगह पे वो दवा जाएगी और अपना क्रिया उन कोशिकाओं में अपना क्रिया शुरू कर देगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम दवा खाते हैं तो कैसे मेरा दर्द या फिर जहाँ चोट लगा है वो ठीक हो जाता है। वो सारा काम पाचन की क्रिया के दौरान ही होता है और लीवर उन्हें वहाँ तक पहुँचवाने में मदद करता है। लीवर न देखिए, लीवर में हम लोग अक्सर डॉक्टर कहते हैं लीवर में भोजन पचता है। लीवर में भोजन नहीं पचता है, लीवर केवल पचाने में मदद करता है। लीवर में कहीं भोजन गया है? नहीं, भोजन तो छोटी आंत, तमाशे और ग्रहणी में गया है। लीवर तो लीवर यहाँ पर हम बताए थे ऊपर आपको, ग्रहणी में लीवर यहाँ पर होता है जिसका काम होता है पित्त रस का स्राव करना, और भी बहुत काम होते हैं। जिन सारे कामों को लीवर के बारे में एक अलग से चैप्टर हम बनाएंगे लीवर के बारे में, और पेनक्रियाज अग्नाशय के बारे में, वो एक लेक्चर पूरा हमारा लीवर और अग्नाशय भी रहेगा। लीवर के बहुत कार्य हैं। तो यहाँ पे हमने ध्यान दिया कि रसांकुर ने उसे चूस लिया, अवशोषित कर लिया, लीवर के पास भेज दिया, लीवर सारे कोशिकाओं में उसे भेज दिया। तो अवशोषण के बाद एक और क्रिया होती है स्वांगीकरण। क्या होती है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? तो फिर से तो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ कि अवशोषित भोज्य पदार्थ, अब क्या बोलेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पचित भोज्य पदार्थ को अवशोषित किया, अब ये अवशोषित भोज्य पदार्थ को क्या बोलेंगे, अवशोषित भोज्य पदार्थ को रक्त के माध्यम से भेजकर पूरी कोशिकाओं में विलीन करना, पूरी कोशिकाओं को दे देना, कहलाता है स्वांगीकरण। तो बोलेंगे हम अवशोषित भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं में विलीन करने की क्रिया को ही बोलते हैं स्वांगीकरण। अब यह स्वांगीकरण क्रिया हो गई, अर्थात प्रत्येक कोशिका को जो चाहिए ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, वह सब कुछ रक्त के माध्यम से स्वांगीकरण क्रिया से कहाँ पहुँच गई, कोशिका में। कहाँ पहुँच गई, कोशिका में। अब ध्यान दीजिए, जब सब कुछ कहाँ पहुँच गई, कोशिका में, तो अब कोशिका में क्या होगा, श्वसन होगा, और इस श्वसन के माध्यम से में क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और वही ऊर्जा
लेकर हम क्रिया कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो भी ऊर्जा खर्च हो रही है, अर्थात हमारी कोशिकाओं में निरंतर श्वसन क्रिया चल रही है। आप पढ़ रहे हैं तो आप भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, आपकी कोशिकाएं निरंतर श्वसन कर रही हैं। तो श्वसन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी श्वसन के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, तो हमने अवशोषण पढ़ लिया, स्वांगीकरण पढ़ लिया। अब देखिए, स्वांगीकरण पढ़ने के बाद ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, अब छोटी आंत की काम खत्म हो गया। अब हम जो भी कार्य है वो किसका है? बड़ी आंत का। तो अब हम सीधे कर सकते हैं बड़ी आंत में, बड़ी आंत जिसे हम बृहदांत भी बोलते हैं, सीधे लिख दे रहे हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन। तो देखिए, वैसे तो पूरा भोजन पच चुका है छोटी आंत में, बड़ी आंत में कुछ पचने के लिए है नहीं। लेकिन बड़ी आंत का काम क्या होता है? एक चीज देख लीजिए थोड़ा, छोटी आंत को हम छोटी और बड़ी आंत को हम बड़ी क्यों करें? वास्तव में छोटी आंत बहुत लंबी होती है, 5 से 6 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत छोटी होती है। ये बड़ी और छोटी आंत केवल किस नाम पे पड़ा है? उनके गुहा के आधार पे। गुहा का मतलब होता है अंदर गिरा जगह। जैसे सपोज करिए, अगर यह मार्कर है, इस मार्कर को हम खोल दे रहे हैं तो इसकी जो गुहा होगी वो चौड़ी है, और एक पेन ले लें, उस पेन के अंदर जो छिद्र है वो क्या है? पतली है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसी प्रकार जो हमारी बड़ी आंत होती है वो मोटी होती है, उसके अंदर जगह अधिक होता है, और जो छोटी आंत होती है वो पतली होती है लेकिन बहुत क्या होती है? लंबी होती है। तो लंबाई के आधार पर छोटी बड़ी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसके अंदर आयतन और उसके गुहा के आधार पर बड़ी और छोटी कहा जाता है। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन, तो बड़ी आंत में पहला क्या होता है? जल का अधिकांश अवशोषण, जल का अधिकांश अवशोषण और साथ ही बचे हुए नमक का अवशोषण। यानी हम कह सकते हैं कि इसके बाद जब छोटी आंत से भोजन कहा जाता है, बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, साथ ही नमक अर्थात खनिज लवण का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब हमारा भोजन बड़ी आंत से सीधे आ जाएगा मल द्वार में, गुदा द्वार में, जहां पर समय समय से बाहर निकलता रहेगा। यह आप लोगों का पाचन क्रिया, मनुष्य में पाचन क्रिया पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसे एक बार 2 बार रिवीजन करके पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा इसका PDF आप लोगों को लिंक में दे देंगे, आप लोग वहां से लेके पूरा पढ़ लीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करके और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।